एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज़ राबिया शाहिद। समा पॉडकास्ट में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे यंग बिजनेसमैन से जिन्होंने जापान में काफ़ी यंग एज में अपने आप को मनवाया। उनसे जानेंगे कि वो बतौर बिजनेसमैन उन्हें जापान ही क्यों चूज़ किया। तो इसी हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसन भट्ट। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? वेलकम टू समा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। हसन, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि यू लुक वेरी यंग, तो आपने इतनी यंग एज में कैसे सोचा कि आप जापान जाएंगे और एक बिजनेसमैन बनेंगे? मतलब क्या मोटिवेशन थी? जापान बाय चॉइस नहीं है। जापान मेरे फादर चूँकि बिजनेस शिफ्ट किया तो मुझे जापान जाना पड़ा। लेकिन वहाँ जाकर फिर जो मुश्किलात सामने आई उसको फिर देखते देखते मुझ में वो मोटिवेशन और इंटरेस्ट भी पैदा हुआ। तो देन हमने उसको थोड़ा सा मैंने लैंग्वेज सीखी और देन अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश। अच्छा, जापान में और दीगर यूरोपियन ममालिक में क्या डिफरेंस है? जो मेजर फ़र्क है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वहाँ पे आप जिस भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं आप उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जापान और पाकिस्तान में इतना गैप क्यों है? मतलब इतना गैप तो दीगर यूरोपियन ममालिक के साथ भी नहीं है, मतलब अमेरिका, यूके और व्हाटएवर, लेकिन जापान के साथ पाकिस्तान का इतना गैप क्यों है? सबसे बड़ी वजह लैंग्वेज बैरियर है। ओके। अगर आप लैंग्वेज बैरियर क्लियर कर लेते हैं, इट्स जस्ट लाइक कर्टन है आपकी आंखों के सामने। अगर आपने लैंग्वेज पढ़ ली और उस कर्टन को हटा दिया तो आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज सामने आ जाती हैं। अब देखें ना, जैसे कि जापान फाइनेंशियली स्टेबल है, मतलब एवरीथिंग इज़ गुड देयर, बट लेकिन यहाँ पर हमारे जो पाकिस्तान में बच्चे हैं, जब भी किसी से पूछो कि आपने बाहर जाना तो दे विल से अमेरिका, यूके, यूरोप, मतलब वो ऐसी कंट्रीज़ का रुख करते हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि नाम बड़ा है अमेरिका एंड थिंग लाइक दैट। तो आपको क्या लगता है कि वाई देयर इज़ अ गैप? मतलब लोग चूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं जापान, चाइना, वो क्यों नहीं चाहते हैं कि वो जापान जाके पढ़ें? एक्चुअली जैसा मैंने बताया कि लैंग्वेज बैरियर है, उसकी वजह से दूसरी वजह ये है कि पाकिस्तानी बहुत कम है जापान के अंदर। तो ऑब्वियसली जिसका कोई जानने वाला, कोई रिलेटिव नहीं है जापान के अंदर, तो उसको वो चीज़ के बारे में पता भी नहीं है। लेकिन पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ के यहाँ पे उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत मशहूर हैं, उनकी गाड़ियाँ बहुत मशहूर हैं। तो उस सेंस में तो जापान की जो है ना वो क्वालिटी मैयर्स के हवाले से बड़ा मशहूर है जापान। तो लेकिन इसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है रिसेंट। जैसा मैं आपको बताऊँ, पिछले साल जुलाई में जो जापानीज़ लैंग्वेज टेस्ट पाकिस्तान में कंडक्ट किया जाता है उसमें सिर्फ 650 के करीब कैंडिडेट्स थे, एप्लीकेंट्स थे। इस साल दिसंबर में जो कैंडिडेट्स आए हैं वो तकरीबन 3500 के करीब हैं। और जापानीज़ लैंग्वेज वाले जो इसको कंडक्ट करवाते हैं उनके पास एप्लीकेशन फॉर्म्स ख़त्म हो गए थे। उनको कॉपी यूज़ करनी पड़ी थी इसमें। तो जापान और पाकिस्तान में कल्चरल डिफरेंस कितना है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि रिलीजियस भी डिफरेंट, रिलीजियस हमारा डिफरेंट है। तो उसके हवाले से डिफरेंस जो है ना वो उनके नॉर्म्स जो हमारे होने चाहिए एक्चुअली वो उनके हैं। जो एक मुस्लिम कंट्री के नॉर्म्स और जो कल्चर वैल्यूज़ होनी चाहिए वो उनके पास हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए जापान में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या और क्रिएट की जा सकती हैं? अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि जापान एक नेगेटिव पॉपुलेशन कंट्री है। हर तीसरा बंदा जो वहाँ पे है वो 80 साल से ऊपर है। और हम जो हैं, और उनकी एवरेज जो उम्र का जो है वो एवरेज एज है वो तकरीबन 46 ईयर्स है, जिसके मुकाबले में पाकिस्तान की सिर्फ 21 ईयर्स है, हाफ से भी नीचे। तो मैं तो इसको एज अ सेल पॉइंट वहाँ पे यूज़ करता हूँ कि आपके लोग अब बूढ़े हो चुके हैं, वो काम नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान से लोग लें ताकि आपका जो है ना वर्क फोर्स का जो इशू है वो रिजॉल्व हो सके। तो जापान की तरक्की का फिर राज क्या है? उनकी डेडिकेशन और उनके काम के साथ ईमानदारी, ये और टाइम डिसिप्लिन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन टाइम मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि 1 मिनट लेट का मतलब है लेट। वहाँ की ट्रेन्स सेकंड्स में भी लेट नहीं होती। अच्छा हसन, जैसे कि अभी आप बात कर रहे हैं कि जापान में ओल्ड एज पीपल ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में 65% यूथ है, यंग पॉपुलेशन है, तो वहाँ का ये जो गैप है वो कैसे फिल हो सकता है पाकिस्तानीज़ के थ्रू? अच्छा, स्किल्स तो बहुत बाद में आती हैं। जब मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूँ कि हमें सिर्फ लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है। हम लैंग्वेज अच्छे से सीख लेंगे तो जापानी जो फैक्ट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं वो बड़े वेलकमिंग है इस मामले के, कि जिसको जापानीज़ आती है वो बिल्कुल डिफ़र नहीं करते कि वो किस कंट्री से आ रहा है। वो उनमें डिस्क्रिमिनेशन जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आपके लिए जापान के रास्ते खुले हैं। नहीं, अगर लैंग्वेज के बाद क्या सेकंड स्टेप है? अगर कोई जाना चाहता है जापान, लैंग्वेज उसने सीख लिया, अब क्या अगला प्रोसेस क्या है? अगला प्रोसेस ये है कि हम उनके इंटरव्यूज़ करवाते हैं यहाँ पे ऑनलाइन, और देन उनके वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं। जो अप टू द मार्क जो लैंग्वेज सीख लेते हैं।
तो इसमें इसके हवाले से पूरी कंसल्टेंसी हमारी फर्म जो है यहाँ पे लाहौर में, वो इसके बारे में पूरी कंसल्टेंसी देती हैं कि आपको पूरा एक रूट बना के दिया जाता है कि लैंग्वेज सिर्फ सीखना नहीं है, उसके बाद क्या करना है आपने। तो हम उनको पूरा एक रूट बना के देते हैं कि इसके बाद ये सीखेंगे, जॉब इंटरव्यूज़ हैं, वीज़ा के जो कंसल्टेंसी है वो सारी हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए जापान में जॉब मार्केट कैसी है, मतलब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अच्छा, उसमें हम कैटेगरीज़ में अगर आ जाएँ तो जो हमारे लिए वैसे तो तकरीबन 100+ कैटेगरीज़ हैं जिसमें जापान जो है वो लोगों को लेबर लेना चाहता है, लेकिन इसको हम अगर प्रिसाइज करें कि हम कहाँ कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर सकते हैं, एज अ पाकिस्तानी हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि दुबई सऊदीया में हमारे बहुत ज़्यादा लोग कंस्ट्रक्शन में जाते हैं। फिर हम एग्रीकल्चर, चूँकि एग्री कंट्री हैं हम, तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो मुझे रिसेंट एक ट्रेंड नज़र आया कि हमारे जो नर्सेज़ हैं, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो हॉस्पिटल की कमी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहे हैं। तो ये नर्सेज, जैसे आपने अभी बताया कि नेगेटिव पॉपुलेशन, हर बंदा 80 साल से ऊपर, तीसरा बंदा जो 80 साल से ऊपर है, वहाँ पे केयर गिविंग की बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हम उसको बड़े अच्छे से फिल कर सकते तो हैं। हसन, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए एक पाकिस्तानी की इफ़ ही और शी वांट्स टू गो जापान? मिनिमम इंटर लेवल मैं रेकमेंड करता हूँ, और जितना वो अच्छा, हाँ जी, इतनी जवान बेसिक? उसकी वजह ये है कि वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन पे हैं। तो जैसे मैं बताया, बार बार वही कहूँ कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है वो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि बच्चे के स्किल्स ना भी हों, हम उनको सिखाने के लिए ओपन है। सिर्फ बच्चा, हम जब यहाँ पे आए तो जो हम उसको सिखाना चाहते हैं उसको वो सीखने के लिए वो लैंग्वेज बैरियर ना आए। अगर उसमें वो लैंग्वेज बैरियर नहीं है तो हम उसको अच्छे से सिखा देंगे, नो इश्यूज़। अच्छा हसन, जैसे कि अभी आपने स्टार्ट में बताया कि आपके फादर जापान में सेटल थे, इस्टेब्लिश था उनका बिजनेस, तो अगर वो इस्टेब्लिश ना होते तो आपको लगता है कि क्या आप इतनी यंग एज में वहाँ इस्टेब्लिश हो जाते? क्वाइट डिफ़िकल्ट था, जैसा कि आपको पता है यहाँ से जाना ही एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो एटलीस्ट मेरे फादर ने वो एक स्टेप क्लियर कर लिया हुआ था, जो बड़ा स्टेप था, कि मेरे लिए वहाँ जाने का रास्ता जो है वो बना खुल दिया चुका, था, हाँ हाँ जी, बन जी। गया। फिर मैं जब वहाँ गया तो कंपनी चूँकि इस्टेब्लिश थी, तो पहले दिन से मुझे कंपनी बनाने के जो है ना वो इश्यूज़ नहीं थे। मैंने सिर्फ कंपनी टेक ओवर की और उसको आगे लेकर गए। तो इसी हवाले से ना बहुत सारे इश्यूज़ हमारे सामने आते हैं कि लोगों को कंपनी बनाने से लेके वीज़ा अप्लाई करने तक बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो हम उसको बिज़नेस जो मैन वहाँ पे जाना चाहते हैं, हम उनको भी प्रॉपर कंसल्टेंसी देते हैं कि आप अगर पाकिस्तान में बैठे हैं, अगर आप जापान में कंपनी रजिस्टर्ड करवा के काम करना चाहते हैं, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेके जापान आने तक उनकी वीज़ा कंसल्टेंसी सारी हम प्रोवाइड करते हैं। तो जापानी वीज़ा अप्लाई करने के लिए बजट कितना माइंड में होना चाहिए? इसके लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत थोड़ी है। एज अ बिजनेसमैन सिर्फ 5 मिलियन येन, यानी कि आज के हिसाब से देखें तो तकरीबन पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए चाहिए शो मनी के लिए, और जो इसके लिए ख़र्चा है वो सिर्फ 10 लाख जो है ना येन आता है, यानी कि 20 लाख रुपए में आप कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेके जापान पहुंचने तक जो आपका ख़र्चा है वो सिर्फ 20 लाख रुपए। अच्छा, इफ़ यू आर लिविंग इन जापान तो मंथली आपका कितना मतलब खर्चा हो जाता है? मतलब ये डिपेंड करता है कि आप लाइफस्टाइल किसको कैसा एंजॉय गुजारे, करना चाहते हाँ। हैं, लेकिन मिनिमम आपको तकरीबन, जहाँ तक मेरा जो लोग वहाँ पे लेबर पे जाते हैं वो तकरीबन 50,000 येन में अपना रेंट और खाना पीना मैनेज कर लेते हैं। अच्छा हसन, जैसे यूरोप, अमेरिका और कनाडा जाने के लिए स्टूडेंट वीज़ा चाहिए होता है, तो जापान जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? जापान जाने के लिए लोग चूँकि स्टूडेंट वगैरह जो हमारे यूके में जाते हैं, ये डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले लेते हैं। जापान के लिए आपको अगेन लैंग्वेज स्कूल में पहले दाखिला लेना होता है, तो ये लैंग्वेज स्टूडेंट के तौर पे वहाँ जाते हैं, देन फिर इनके लिए यूनिवर्सिटीज़ और अगले जो दूसरे रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। अच्छा हसन, आप बार बार लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहे हैं, तो आपने कैसे सीखी थी लैंग्वेज? उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप पहले जापान जाने से पहले पाकिस्तान में उसका एक शॉर्ट कोर्स है, 3 से 6 महीने का, वो करें ताकि आपको एक स्टार्ट मिल जाए। जब आप फिर जापान जाते हैं लैंग्वेज स्टूडेंट के तौर पे, फिर आपके पास 1.5 साल से 2 साल का कोर्स होता है, डिपेंड करता है आप किस इनटेक में जाते हैं। मैंने भी अगेन यहाँ से 3 महीने की जब लैंग्वेज सीखी थी, फिर मैं जापान गया, मैंने वहाँ लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लिया। फ़ौरन मैंने बिज़नेस शुरू नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये बैरियर मैंने ख़त्म नहीं किया तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो मैंने वहाँ पे जो N1 लेवल है, जो जापानीज़ में जिसको हम नेटिव लेवल कहते हैं, ये बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में होता है। 5 बिल्कुल बिगनर लेवल होता है और N1 नेटिव लेवल होता है। तो मैंने N1 अचीव किया वहाँ पे तकरीबन 1 साल 3 महीने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी। उसके बाद मैंने फौरी स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि मैं स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं था, मैं बेसिकली सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए सीख रहा था। तो मुझे जल्दी भी थी कि एज सुन एज़ पॉसिबल मैं अपना टारगेट अचीव करूँ और मैं फौरी से बिज़नेस की तरफ आऊँ। तो बच्चों के लिए भी यही है कि आप यहीं से सीखें, स्टार्ट लेकर जाएं, फिर वहाँ पे जब आप लैंग्वेज स्टूडेंट्स जब आप स्कूल ग्रेजुएट कर लेते हैं तो फिर आपके साथ हर किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। अच्छा हसन, तो क्या मीडिया पर्सन्स के लिए जापानी गवर्नमेंट कोई
पर्क्स और प्रिविलेजेस प्रोवाइड करती है? प्रिविलेजेस इन सेंस आपको वीज़ाज में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। हाँ जी, वीज़ाज आसानी, मतलब मुझे आसानी से मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है। आप वहाँ पे किसी एग्जीबिशन की कवरेज के लिए जाना चाहते हैं, आप किसी बिजनेसमैन को इंटरव्यू करना चाहते हैं, आप किसी एंटरप्रेन्योर्स पे कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी आसानी है वहाँ पे। अच्छा हसन, आप खुद एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो पाकिस्तान के हवाले से आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कैसे ख़त्म हो सकती है? अच्छा, इसमें मैंने सबसे पहले कोशिश की थी कि मैं जापान से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अट्रैक्ट करूं पाकिस्तान के लिए। तो उनके बहुत सारे बेसिक से क्वेश्चन थे जिनके जवाब नहीं थे मेरे पास। तो मैंने फिर अगेन इसको थोड़ा उल्टा बेसिकली करने की कोशिश की कि यहाँ से पहले लेबर वहाँ पे लेके जाए, देन हमारी लेबर जब स्किल अप हो जाएगी, देन हम जो हैं अपने मैन्युफैक्चरर्स उनको पाकिस्तान में लाने की कोशिश करें। तो इसमें बल्कि डबल फ़ायदा है हमारा। जब यहाँ से कोई बच्चा जापान जाता है तो सबसे पहले तो उसकी एक बच्चा जाता है तो पूरी फैमिली को सपोर्ट होती है। दूसरा, जब वो वहाँ से रेमिटेंस भेजता है तो हमारे मुल्क को सपोर्ट होती है। तो जो मैंने अपनी टोक्यो एम्बेसी है जापान में, उनके साथ मिलके जो हमने एक रोड मैप बनाया है नेक्स्ट 5 से 10 ईयर्स का, अगर हम उस पर इसी पेस पे चलते रहे तो होपफुली के 5 to 10 ईयर्स के इस पीरियड में हम ऑलमोस्ट सिर्फ $5 बिलियन सिर्फ जापान से जनरेट कर पाएंगे। अच्छा, इफ़ यू आर लिविंग इन जापान और आपकी फैमिली पाकिस्तान में, और आप जापान से अगर पाकिस्तान पैसे भिजवाते हैं, तो आपकी जो फैमिली पाकिस्तान में रह रही है वो एक अच्छी लाइफ गुजार सकती है? जी बिल्कुल गुजार सकती है। अगेन अच्छी वही है, बहुत अच्छी? अच्छी कह सकते हैं आप, बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड्स भी डिफरेंट है ना हमारे। मतलब बहुत अच्छी में फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, सब कुछ चाहिए फिर। हाँ जी, सब कुछ चाहिए। तो मैं इस चीज़ को, जो मैंने पिछले चंद सालों में देखा है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है ना, तो आपकी जो ज़रूरतें होती हैं ना, वो ख्वाहिशात जो है वो ज़रूरतों में चेंज हो जाती हैं। कि पहले वो ख्वाहिश होती है, लेकिन जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आपको लगता है ये ख्वाहिश नहीं है, हमारी ज़रूरत है। तो फिर इस सेंस में लोगों के जो है ना वो लिविंग स्टैंडर्ड अप होता जाता है। तो लेकिन अगर नॉर्मल देखा जाए तो आप एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। आप उन पाकिस्तानी को क्या गाइड करना चाहेंगे जो जापान जाना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं? जी, सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ों में अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, जो मैं अपने बच्चों को या जो कैंडिडेट्स जाना चाहते हैं उनको सबसे ज़रूरी बात ये कहना चाहता हूँ कि स्किल के साथ साथ आपको ये लैंग्वेज स्किल्स भी आने चाहिए। आप लाहौर में अब बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट हो गए हैं जो जापानीज़ सिखा रहे हैं आपको। आप सबसे पहले, अगर आप इंटर में हैं और ग्रेजुएशन बाहर करना चाहते हैं तो आप अभी से लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें। अगर आप इंटर में और आप इन फ्यूचर जॉब करना चाहते हैं तो आप अभी से लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें, ताकि जब आपका जाने का टाइम आए तो ये जो टाइम आपके 6 महीने हैं ये ज़ाया ना हो, आप बिफोर टाइम इसकी जो है ना वो तैयारी कर सकें। तो और अच्छे कंसल्टेंट्स के साथ ज़रूर मशवरा करें। जब मैंने जापान जाना था तो मैं 4 साल, अपने एक टीचर्स हैं जिनके मैंने जाने से पहले जापानी सीखी, तो मैं 4 साल उनके पास जाता था अपनी यूनिवर्सिटी के पूरे टेन्योर में। लेकिन फाइनल ईयर में जाके मेरी और उनकी टाइमिंग मैच हुई और मैंने सीखी ज़ुबान। तो आप बिफोर टाइम कंसल्टेंसी में रहें ताकि आपको पता हो इन फ्यूचर क्या आपने करना है, क्योंकि जापान के हवाले से अवेयरनेस बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर। तो आप मिलें, अच्छे लोगों से मिले, अच्छे कंसल्टेंट से मिले, उनसे इन्फॉर्मेशन लें कि ये कैसे जो है ना प्लान किया जा सकता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा हसन, इसी के साथ पाकिस्तान तो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन जो जापानीज़ इन्वेस्टर्स हैं, आप उनके लिए क्या देखते हैं कि वो पाकिस्तान में अगर आते हैं तो इन्वेस्ट करना चाहें तो मार्केट में उनके लिए क्या है? अच्छा, एट दिस पॉइंट तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस नहीं है, लेकिन उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो स्किल्ड फुल लेबर है वो बहुत कम है जो उनको चाहिए। जैसा कि हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो जापान और पाकिस्तान गवर्नमेंट का बेसिकली G2G MOU साइन हुआ है, जिसको टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं। इसके थ्रू जो जापानीज़ हैं उन्होंने अपने सराउंडिंग्स के जितने भी लोगों को टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में तरक्की करने में हेल्प की है, वो इसी प्रोग्राम के थ्रू की है। अब पाकिस्तान के साथ जो कि ये प्रोग्राम हुआ है, तो मैं सबको एक बड़ी पिक्चर दिखाता हूँ कि आप इसको नॉट ओनली कि हमने लेबर यहाँ से भेजनी है, आप ये देखें कि जब ये लोग यहाँ से जाएंगे, ये जब वापस आएंगे जो एडवांसमेंट सीख के, तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो फिर अट्रैक्ट होंगे जापान से पाकिस्तान आने के लिए, क्योंकि उनके लिए फिर यहाँ पे जो लोग हैं वो उनके वर्किंग एथिक्स से यूज़ टू होते हैं। जो लोग हैं वहाँ से फिर उस एनवायरनमेंट पे उनकी मशीन्स जो बहुत एडवांस्ड हैं उससे यूज़ टू होकर जब वो वापस आते हैं तो फिर मैन्युफैक्चरर को ये पता होता है कि जब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे इस चीज़ में इश्यूज़ नहीं होंगे। तो ये एक अट्रैक्टिंग पॉइंट हम क्रिएट कर सकते हैं, अभी के लिए नहीं लेकिन इन फ्यूचर
जो है हम ये क्रिएट Okay. कर सकते हैं। अच्छा, हम इसी के साथ ये भी देखते हैं कि जो पाकिस्तानी हैं उनको जापानी गाड़ियों में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन वो जापान जाना नहीं चाहते हैं, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ना अवेयरनेस है जो कम है हमारे पास यहाँ पे। हम उसको बेसिकली अभी लोगों को अवेयरनेस ही क्रिएट करवानी है, हमने बताना है कि आप जापान क्यों जाएं। तो जापान के जैसे आपको पता है कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि जो फिलिपिनोज़ हैं जो जापान आते हैं, वो जापान अपने को जब वो 3-4 साल 5 साल वहाँ पे काम कर लेते हैं और सीवी में ऐड कर लेते हैं, तो वो यूरोप और अमेरिका में ख़ुद को सेल करते हैं। ये उनका सेल पॉइंट होता है कि हमने जापान में काम किया हुआ है, हमारे पास एक्सपीरियंस है इतनी एडवांस कंट्री का, तो हम इस सैलरी पे काम करेंगे, इससे नीचे हम काम नहीं करेंगे। तो यही बिहेवियर उनकी गवर्नमेंट में भी नज़र आता है। वो जापान में भी जो अपनी लेबर भेजते हैं, उन्होंने वो स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं। वो इवन जो जापानीज़ लोकल हैं उनसे ज़्यादा सैलरी डिमांड करते हैं, क्योंकि हमारे इंजीनियर सर्टिफाइड हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस्ड लेबर है, हमारे पास स्किल्ड लेबर है, इसलिए हमारी डिमांड ये है। अच्छा हसन, आपने भी तो स्क्रैच से स्टार्ट नहीं किया था ना, मतलब आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी थी। तो एज अ पर्सन जो अगर वहाँ पर जाता है उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है स्टार्ट से, तो उसके लिए क्या चैलेंजेस हैं और एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश पर्सन के लिए क्या चैलेंजेस हैं? अच्छा, उसमें ऐसा है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम लैंग्वेज, जैसे मैंने लैंग्वेज बैरियर क्रिएट किया, जब मेरे जाने से पहले मेरे फादर सिर्फ गाड़ियों का काम करते थे वहाँ पे, एक्सपोर्ट का। जब मैं वहाँ पे गया, मुझे लैंग्वेज क्लियर की मैंने, मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नज़र आई। जैसे स्कूल में पढ़ते पढ़ते मुझे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि वहाँ पे जो हॉस्टल्स के इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं। लोगों को अगर किसी बच्चे को, स्टूडेंट को अपार्टमेंट लेना होता है तो उसको गारंटर्स चाहिए होते हैं, उसको शुरू में पैसे ठीक ठाक पे करने थे, जो एक स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है। तो मैंने अपना जो स्टार्ट है, जो एक नया बिज़नेस था, वहीं से किया था। मैंने सबसे पहले हॉस्टल बनाए थे जापान के अंदर। मैंने बच्चों के लिए इतना ईज़ पैदा किया कि वो जो एक बिल्डिंग पूरा मैंने 6 फ्लोर का बिल्डिंग था, वो मैंने रेंट आउट किया और मैंने लोगों का कि सिर्फ आपको 1 महीने का रेंट देना है और आप आके रह सकते हैं। उसमें उनको खाने पीने, बिजली, यूटिलिटीज़, मतलब कुछ भी नहीं देना आपको जस्ट एक फिक्स्ड अमाउंट देनी है और आप यहाँ पे आकर आपको खाना भी पक्का मिलेगा आपको, और 24 आवर्स मिलेगा। तो ये एक मेरा आइडिया था वहाँ पे, जो बहुत क्लिक किया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह 20 लोगों से स्टार्ट किया था ये, और फिर मैं अप टू 300 पीपल्स, 250 पीपल्स तक इसको लेकर गया, और अभी भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये बिज़नेस अच्छे तरीके से चल रहा है। वेल, थैंक यू सो मच हसन फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग योर जर्नी विद अस। और मेरे ख्याल में जो आपने इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, आई होप कि हमारी ऑडियंस के लिए भी वो हेल्पफुल हो। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।